नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको पता है केबीएस का इंटरव्यू आने वाला है। अभी एक इंटरव्यू की डेट भी आ गई है किसी की, और लगातार अब शीघ्र ही जल्दी ही वही क्रम के अनुसार आपके इंटरव्यू होंगे, जैसे पहले प्रिंसिपल के, उसके बाद टीईटी पीजीटी और फिर आपके पीआरटी के होंगे। अभी लगातार कॉन्टेक्ट बेस में लगातार वहां पर इंटरव्यू हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस मिला है जो, और वहाँ पर सिलेक्टेड टीचर्स हैं उनके माध्यम से भी मैंने साझा किया है। तो बहुत सी चीजें वहाँ पर सामने निकल के आई हैं कि कैसे आपको इंटरव्यू में फेस करना है। तो आज मैं आपको उसी के संबंध में बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू वहाँ पर कैसे हुआ। मैंने 4 जगह इंटरव्यू दिया है। तो यदि आप बात करते हैं लगातार, जैसे कि मैंने फेसबुक पर भी पोस्ट डाला है, टेलीग्राम पे डाला, तो लगातार मैसेज आए कि सर कुछ बताइए इसके बारे में, कैसे आपने फेस किया, क्या-क्या पैनल था, पैनल में कितने लोग थे। तो मेन चीज़ आपका क्या है, यदि केबीएस का एग्ज़ाम अभी हुआ तो आपने आंसर की देख ली होगी। अब एक चीज़ संशय का विषय बना हुआ है, क्या नॉर्मलाइज़ेशन लगेगा या नहीं? तो आपको बता दें, इसमें नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया आपकी लगेगी, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया आपकी क्या होगी? लागू होगी, ठीक है? नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया आपकी लागू होगी, यह भी स्पष्ट हो चुका है। अब बात करते हैं, जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपकी लागू हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका आता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पूरा पता चल पाएगा कि क्या इंटरव्यू में किस तरह की वहां पर कट ऑफ देखने को मिलेगी। जब यह प्रक्रिया आपकी लागू होगी, उसके बाद ही आपकी जो कट ऑफ है वह आपकी क्या होगी, निर्धारित होगी। तो शीघ्र ही आपकी कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगी। अभी इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ के लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कई शिफ्टें 26 की प्रथम पाली की बात करें तो वहाँ पर जीके के काफ़ी क्वेश्चन थे, उनके आंसर्स गलत थे, तो वह भी सुधरेंगे, कुछ मार्किंग वहाँ पे भी बढ़ेगी। या फिर हो सकता है किसी में गलत दिया गया है, तो हो सकता है उसका सही क्या हो। यदि आपने जो लगाया है वह आपका अभी आंसर की में सही दिया गया, लेकिन एक्चुअल में वह आंसर गलत है, तो हो सकता है वहाँ पर ऐसे भी देखने को मिल जाए, थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव वहाँ पे देखने को मिल सकता है। उतार तो कम देखने को मिलेगा, हो सकता है थोड़ा-सा वहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाए। तो यह जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है 26 तारीख की वजह से और ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इंक्रीजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इसकी सही आंसर की आएगी तब इसके इसके बारे में भी ज़्यादा यहाँ पर आपको पता चल पाएगा। ठीक है? तो ये भी आपको शीघ्र ही आपके रिवाइज्ड आंसर की है, वह भी आपकी जारी होने की संभावना है। दूसरी चीज़, इंटरव्यू को कैसे आपको फेस करना है, तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको बता दें कि इंटरव्यू आपको कैसे देना है। तो आपको साथियों बता दें कि जब भी आप सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तो सबसे पहले आपकी ड्रेस का सेंस करना कैसा होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मल रहना चाहिए, शर्ट पैंट, ऐसा नहीं आपने जीन्स पहन के जा रहे हैं और जीन्स वगैरह नहीं, लेकिन शर्ट और पैंट फॉर्मल आपका ड्रेस होना चाहिए। और जो शर्ट आपकी हो वह बिल्कुल आप कोशिश करें प्लेन आप पहन के जाएँ। बाल आपके ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, दाढ़ी आपकी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए सूट है और बाकी साड़ी वगैरह भी पहन सकती हैं। तो वहाँ पर जैसे कि जीन्स वगैरह आप लोग ना पहने, ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा-सा अभी मैच्योर अपने आप को बनाएँ। और दूसरा, यदि आपके यदि यदि कहीं भी किसी के डिस्ट्रिक्ट में यदि केबीएस का जो कॉन्टैक्ट बेस एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉन्टैक्ट बेस वहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं, तो वहाँ पर एक बार इंटरव्यू को आप अवश्य फेस करें, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वह थोड़ा-सा ज़रूर इंक्रीज़मेंट होगा। तो कैसे आपको जाना है, तो सबसे पहले जब भी आपको एंट्री करनी है वहाँ पर, तो एंट्री सबसे पहले आपको करनी है जब भी आपको बुलाया जाए, तो एंट्री करनी है। तो एंट्री करने के बाद जब जैसे ही आप अंदर वहाँ पहुँचे कमरे में, तो सबसे पहले अपने गेट को क्या करें, वहाँ पर घुमा दें। ठीक है? तो जैसे आपको पहले देखा होगा कि जब भी आप पैनल जहाँ बैठा होगा, तो वह रूम क्या होगा, एकदम दोनों गेट एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। तो क्या करें, जब आप एंट्री करेंगे तो पूछ के, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो इस तरह से आपको सीधे-सीधे एंट्री करनी है। और एंट्री ऐसा नहीं है कि आप पूरा स्टाइल से करनी नहीं, आपने जो भी फॉर्मल में ही करना है। ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने के प्रयास करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी लगातार 4 जगह मैंने इंटरव्यू दिया है, तो 4 जगह मैंने अनेक टीचर्स से भी बात की है वहाँ पर। तो यही था कि सबसे पहले सेंस निकल के आया कि आप एंट्री कैसे करते हैं। तो जब भी आपके पैनल में जितने लोग होंगे, तो एक तो आपका साइकोलॉजी के एक्सपर्ट आपके बैठे होंगे, ठीक है? दूसरा आपका क्या रहेंगे, एक लोग क्या होंगे, एक लोग सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व करेंगे वहाँ पर, एक टीचर ऐसे भी बैठे होंगे जो आपका क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। वहाँ पर आपसे कुछ भी बात नहीं पूछेंगे, बाकी लोग आपसे पूछेंगे। बाकी वहाँ पे सब्जेक्ट के भी टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे।
बाकी अदर्स भी हो सकते होंगे, ठीक है? वहाँ पे और हो सकता है 5 लोगों का कम से कम हो सकता है आपको पैनल देखने को मिले। ठीक है? तो यह तो क्रम एक निश्चित नहीं है कि 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे। कैसे फेस करना है इम्पोर्टेंट ये आ जाता है। जैसे ही आप एंटर करेंगे और जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपके सामने एक टेबल पड़ी होगी और एक चेयर पड़ी होगी। तो और लैंग्वेज का प्रयोग कैसे करना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या होता है कि आप लैंग्वेज का प्रयोग जैसे कि दो यदि आप जैसे कि बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी, बहुत लोगों की इंग्लिश जो है वह अच्छी नहीं होगी, तो इंग्लिश के बारे में ऐसा माना जाता है। तो आप क्या करें कि अपना जो भी इंटरव्यू है वह इंग्लिश और हिंदी, ठीक है? दोनों में तैयार रखें। जब आप हिंदी का प्रयोग करें तो बीच में कुछ ना कुछ वहाँ पर इंग्लिश के वर्ड अवश्य डालें। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि लगातार कि जो आपका इंटरव्यू होगा वह ज़रूरी नहीं कि जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं वहीं हो जाए। बाकी किस्मत के ऊपर है कि हो सकता है आपका लखनऊ है, दिल्ली है, तो यहाँ पर तो थोड़ी बहुत हिंदी चल जाती है। लेकिन यदि कहीं साउथ इंडिया में पहुँच गए तो वहाँ तो सीधे-सीधे आप ज़ाहिर-सी बात है आपको इंग्लिश ही फेस करनी पड़ेगी या दूर कहीं जाना पड़ा, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश ही फेस करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश और हिंदी और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आप तैयार कर रहे हैं बहुत ही उसकी लैंग्वेज कठिन है, नहीं। नॉर्मल आप क्या करें प्रयोग करें। उतने शब्दों का चयन करें जितना आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर उनको क्वालीफाई कर सकते हैं, उनको डिफाइन कर सकते हैं। जब आप टेबल और चेयर के पास जाएँगे तो वहाँ पर जब वह आपको ऑर्डर देंगे बैठने के लिए तभी आपको बैठना है। और उसके बाद वहाँ पर इंट्रो देने को मिलेगा तो हिंदी में यदि आप दे रहे हैं, यदि मौका मिलता है वहाँ पर, तो एक्चुअली क्या होता है कि जिनसे मेरी कल बात हुई है सर से, तो उनका जो इंटरव्यू था, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की थी सीबीएसई बोर्ड से, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी और क्योंकि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों या अदर लैंग्वेज में एक डिफरेंस आता है जब भी वह इंटरव्यू को फेस करते हैं, तो एक झलक देखने को मिल जाती है। वहीं पर जो सामने आपको जज करने के लिए बैठे हुए हैं, जो पैनल आपका बैठा हुआ है, वह आपको जज कर लेगा कि भाई आप किस मीडियम से हैं। दूसरी चीज़ आपका वहाँ पर पूरा उनके पास एक्सपीरियंस डाटा भी होगा, पूरी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी होगी। वह सब इनके पास होगी पैनल के पास, आपको सीधे-सीधे वह वहाँ से जज कर लेंगे। तो क्या था कि जिनसे मेरी कल बात हुई अभिषेक सर हैं, तो केबीएस 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें सेलेक्टेड हैं। तो उन्होंने बताया कि जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उन्हें पता लग गया कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो इससे आगे उन्होंने क्या किया, हिंदी में प्रश्न करना उनसे प्रारंभ कर दिया कि आपकी हिंदी कैसी है? तो वहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन उनसे करना शुरू कर दिए थे। तो आपको बेसिकली दोनों लैंग्वेज में आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि आपका यदि आस-पास जैसे पड़ जाता है जो उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, बिहार के हैं या जिनके यहाँ हिंदी का प्रयोग ज़्यादा होता है, उत्तराखंड है आपका। तो वहाँ पर क्या करें हिंदी यदि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो आपको बेसिकली हो सकता है आप इंट्रो यदि हिंदी में देते हैं, तो वहाँ पर आगे क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पुट अप कर दिए जाएँ। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों लैंग्वेज आपको क्या करना है थोड़ा-सा श्योर हो लेना है और अपना जो बायोडाटा है, बायोडाटा में सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें रखें जितना आप क्या कर सकें वहाँ पर डिफाइन कर सकें। कुछ एक्स्ट्रा आपको वहाँ पर नहीं रखना है। अब जैसे एक्स्ट्रा में कि आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पर एक्सपीरियंस डाल दूँ 5 साल पढ़ाने का, होम ट्यूशन का डाल दूँ, तो बहुत चीज़ें वहाँ पर एक्स्ट्रा में आ जाती हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं कि आपने डाल दिया कि रीडिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में बहुत सी चीज़ें वह आपसे पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर भी सीमित दायरा आपको रखना है। आपने डाला एक्सपीरियंस में कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो वहाँ पर जब क्रिकेट के बारे में बात करें तो आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है पूछ ले कि लेग गली का फील्डर किस तरह होता है जब बैट्समैन है उसके पास में या फिर मिड ऑफ का फील्डर किधर होता है क्रिकेट या फिर जब वॉलीबॉल यदि आपने डाली है तो वॉलीबॉल के बारे में पूछ ले या खो-खो डाला खो-खो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए तभी उसको आप क्या करें उसको फिल करें। एक चीज़ आती है इंट्रोडक्शन आपका होगा, इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सी चीज़ें आपका दूसरी चीज़ आती है कि आप आंसर क्या देते हैं। आपकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा वहाँ पर डिफाइन करेगी, भाषा। जैसे कि मैं देने गया मैंने इंट्रोडक्शन मेरा हुआ तो मैंने कहा थैंक्स सर टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आगे मैंने अपने बारे में बताया, अपना नाम, पिताजी का नाम, कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और उसके बाद पूरी डिटेल अपनी बताई। उसके बाद पहला क्वेश्चन हमसे ये हुआ था कि
आप एक्चुअली मैंने जब इसका इंटरव्यू दिया, तो मैं बिलोंग तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हूँ, दूसरे जिला से हूँ और किसी दूसरे जिला में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, सबसे शुरुआत तो जहाँ से हुई थी कि यदि आपको यहाँ पर मौका मिलता है तो आप रहने वाले बेसिकली कहाँ से हैं? और यदि आपको यह मौका यहाँ पर मिलता है, तो आप कैसे खुद को मैनेज करेंगे? बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको वहाँ पर रहना, ऐसा नहीं है कुछ हड़बड़ाहट करनी है। आंसर यदि नहीं पता है तो आई एम सॉरी कह दीजिए। हो सकता है बहुत से लोग अ, जो कल बात हुई सर से, तो उन्होंने सीधे कहा कि उनसे एक बेसिकली क्वेश्चन हुआ था कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? तो उद्देश्य क्या होता है, जो बेस्ट टीचर है उसको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन बेस्ट टीचर के रूप में थे, तो उनको सम्मानित करने के लिए उन 5 सितंबर को आप क्या मनाते, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो यही बेसिकली नॉर्मल से ही आंसर आपको देने हैं। या यदि इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करें तो आसानी से आप उसको इंग्लिश में भी फेस कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 4 जगह में मुझे 3 जगह मौका मिला कि बाइलिंगुअल भी बात करने का, एक जगह उन्होंने कहा नहीं आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी बात की है। कोई क्वेश्चन जो होंगे वह सिर्फ आपसे रिलेटेड होंगे कि आप कैसे दूसरों को जज करेंगे। अभी एक आपने पढ़ा हुआ है एनसीएफ 2022 आया है। एनसीएफ आपका कौन सा है? 2022 आया है। और एक एनईपी 2020 आपकी आई है। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। एफ एलन का जिक्र आपको पता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। निपुण भारत, ये भी आपको क्या करना है, इसके बारे में भी थोड़ी सी रीडिंग करनी है। बेसिकली इन चीजों को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक चीज याद करना, इससे पहले जो नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में जो आई थी, वहां पर एक बात कही गई थी, एनपीई की बात कही गई थी, इसका जिक्र हुआ था। इस चीज को थोड़ा सा आप क्या करना, इसको भी एक बार देख लेना। 1986 की शिक्षा नीति जो थी वह किस पर आधारित थी, और दोनों में एक बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये भी आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है। एक्चुअली आप बायोडाटा में जितना सीमित रखेंगे उतना आपके लिए क्या है, बेहतर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं वहां पर 10 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं हमको, और हम आपने सोचा कि हम 10 की 10 लाइनें हम क्या भर के जा रहे हैं। नहीं, आपको उतनी चीजें भर के जानी है जितना आप क्या करें, एक सीमित दायरा हो और आपसे क्या हो, मिलता जुलता। अब केबीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको केबीएस के बारे में पता होने चाहिए। केबीएस की स्थापना कब हुई थी? वह वर्ष आपका 1963 है, दिसंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई। कुल कितने केबीएस के स्कूल हैं? इसमें कितने आपके क्या है, स्कूल हैं? टोटल स्कूल, आप जहां से बिलोंग करते हैं उस प्रदेश में कितने स्कूल हैं? क्या केबीएस के स्कूल क्या इंडिया से बाहर भी हैं? तो 3 स्कूल इंडिया से बाहर हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। इनके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर, इनका भी नाम आपको क्या कर लेना, पता लेना। जब केबीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पहली चीज केबीएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कितना ज्ञान आपको केबीएस के बारे में, कितने स्कूल हैं, कौन हेड है, कब स्थापना हुई है। बेसिकली इस टाइम आप लोग देखते हैं कि जब केबीएस का जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर एक चीज आपको देखने को मिलती है G20। G20 का जिक्र आता है, और एक मन की बात का जो लोगो चलता रहता है, उस चीज को भी थोड़ा सा आपको क्या कर लेना, पढ़ लेना। क्योंकि ये केबीएस की जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो जो चीजें आपको सामने दिखती हैं, उन चीजों के बारे में एक बार क्या करें, उस पर थोड़ी सी निगाह अपनी अवश्य डाल लें। देखो, यदि किसी भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो क्या करना है, आपको सीधे सीधे आपको क्विट कर देना है, आई एम सॉरी। और ऐसा नहीं है कि आप जोर दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि उस प्रश्न का आपको उत्तर देना ही देना है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप उत्तर आप देते हैं और जो सामने बैठा आपको जज कर रहे हैं, टीचर्स सामने बैठे जो पैनल है वह आपको जज कर रहे हैं, तो कभी कभी आप देखते हैं कि आप
से ज़्यादा देर इंटरव्यू चलता है लेकिन नंबर आपके कम वहाँ पर मिलते हैं। एक्चुअली क्या है, आपने वहाँ पर कोशिश आप कर रहे थे प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको नहीं आता था उसका भी आंसर देने का। एक चीज़ सबसे बड़ी रहती है कि आप उनको फेस कैसे करते हैं। नॉर्मल सी बात है कि जब आप लोगों ने पढ़ाई की, हमेशा टीचर्स को फेस किया है, क्लास में फेस किया है, तो वैसे ही सिंपल आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उनके सामने जा रहे हैं, आप हड़बड़ाहट में हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है, जो सामने आपके पैनल होगा वह भी क्या होंगे, टीचर्स ही होंगे। ऐसा तो नहीं अ, कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हों जो जिनका आप सामना नहीं कर सकते या फिर बहुत अधिक टैलेंटेड हो सकता है उनके पास अधिक ज्ञान हो आपसे, लेकिन आपको क्या आता है, किस बेस पर आप बच्चों को वहाँ पढ़ाएँगे, आपकी एक्टिविटी क्या है कि आप जब वहाँ पर केवीएस में पढ़ाने जाएँगे, तो आप किस तरह खुद को मेंटेन करेंगे। मैंने अभी बोला लगातार, मैंने कई बार टेलीग्राम पर भी डाला है कि आप लोग अपने यहाँ जितने भी केवीएस आपको हैं, वहाँ पर यदि आपको मौका मिलता है कॉन्टैक्ट बेस में जाने के लिए, इंटरव्यू में आप जाते हैं, तो आप लोग अवश्य जाएँ। क्या करें, आप लोग अवश्य जाएँ। क्योंकि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा। अब मैं 4 जगह गया हूँ, तो मैं चारों जगह का थोड़ा-थोड़ा आपको बता देता हूँ, कि जो सबसे पहली जगह मैं गया था यहाँ पर बरेली में ही एयर फोर्स में एक केंद्रीय विद्यालय है और वहाँ पर मुझे क्या अनुभव मिला। दूसरी चीज़, जब भी आपको वहाँ पर जो भी आप वहाँ पर टीचिंग करने को बोले, उसके नंबर हैं। तो जैसे टीचिंग में क्या-क्या आपको नोट डाउन करना है, नेम, डेट, क्लास, ठीक है? ऑब्जर्वेशन और अतने की इसका जो आप पढ़ाएँगे उसका उद्देश्य क्या है, पाठ क्या है, शैक्षणिक उद्देश्य, पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो जितनी चीज़ें वहाँ पर हेडिंग होती हैं, उन हेडिंग को भी अवश्य नोट डाउन करें। क्योंकि वह लोग हो सकता है आपसे कहें पढ़ाने के लिए और वहाँ पर कहें कि वहाँ पर आप शुरुआत करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ पर कह दें कि आप ये बताइए कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, किस उद्देश्य के साथ जाएँगे। आप लोग एक आध पोएम अवश्य याद कर लें। और बेसिकली देखो, अब तो रचनात्मक शिक्षा का भी बात होने लगी है, पहले तो करके सीखना पे बल दिया गया था, रचनात्मक शिक्षा की भी बात हो रही है। और जब आप वहाँ पर करें, टीचिंग करने के बाद जैसे ही आपसे कहें ओके बस इतना ही, आगे आपको बुलाएं, तो आप क्या करें, जितना भी आप यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन कर रहे हैं, जो भी चीजें लिख रहे हैं, उनको क्या करें, डस्टर रखा होगा, डस्टर से उसको साफ अवश्य करें। ठीक है। तो केवीएस जब मैं गया था सबसे पहले एयरफोर्स में देने को बरेली, तो वहां पर सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरे से ये हुआ था कि आपने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया है, बीएससी आपने मैथ से किया है, पीसीएम से, और उसके बाद आपने क्या किया, डीएलएड किया है, डीएलएड किया है। मैंने वहां पर मेंशन नहीं किया था कि मेरा पीजी भी, अभी मैंने पीजी भी कंप्लीट किया, तो कहा कि आपने कोई पीजी वगैरह कोर्स किया नहीं किया, तो मैंने कहा एक्चुअली मैंने भी एमए एजुकेशन किया हुआ है। तो जब मैंने एमए की जिक्र की एजुकेशन से, तो सबसे पहली चीज एक हमसे यही पूछी गई, आपने बीएससी किया पीसीएम से, उसके बाद एमए एजुकेशन की, आप एमएससी कर सकते हैं मैथ से, एमए मैथ से भी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन को क्यों चुना? तो बेसिकली इसका आंसर यही था कि हम डीएलएड में आए हैं, तो बीटीसी किया है जब, ठीक है, डीएलएड बीटीसी किया या आपने बीएड किया हुआ है या इसके समकक्ष कोई भी कोर्स किया है, तो ये किससे आधारित हो गई है, आपकी टीचिंग लाइन हो गई है। लाइन आपकी कौन सी हो गई है, टीचिंग लाइन हो गई है। और जब टीचिंग लाइन हो गई है, तो एमए एजुकेशन करेंगे, किस पर आधारित होगी, आपकी टीचिंग, कि जो टीचिंग पर ये एक लाइन हमारी यहाँ से डिसाइड हो गई है कि सर एक लाइन हमारी क्लियर है कि हम हमको टीचिंग में ही जाना है। इसलिए हमने क्या किया कि बेसिकली वहाँ पर देखा, कोविड का टाइम पीरियड आया तो बहुत सी व्यवस्थाएं तितर बितर हुई हैं, और उसके बाद जो शिक्षा थी वह थोड़ी सी वहाँ पर आपको देखने की कमी भी वहाँ पर रुकी भी थी, कि बेसिकली जो लोग रूम लेके रहते थे उनको अपने घर जाना पड़ा, तो रूम खाली करना पड़ा, बहुत से वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हुए थे।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कोर्स हम कर रहे हैं इसमें शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान ना आए, तो इसीलिए लिए वहां पर या फिर आपका जो भी कारण हो कि नहीं अब मैं टीचिंग लाइन में आ गया हूँ, अब मैं संपूर्ण इसी पर हूँ। एक क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, क्या आप इंडिया में कहीं भी आपको भेज दिया जाए तो आप वहां पर जा सकते हैं क्या पढ़ाने के लिए? ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप वहां पर टीचिंग ही कर रहे हैं तो आपको कहीं भी भेजा जाए तो आप हर जगह जाने के लिए रेडी रहेंगे। और जो मेन क्वेश्चन होते हैं कि बेसिकली आपसे यह जांचते हैं कि आप उनका उत्तर कैसे देते हैं, और कई सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे कि आप डिवाइडेशन कैसे पढ़ाएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ाएंगे, फ्रैक्शन कैसे पढ़ाएंगे। और उनको आप क्या करें, जैसे कि वहां पर जैसे ही आप क्लासरूम में पहुंचते हैं ना, तो आप देखते हैं केबीएस क्लासरूम में चारों तरफ आप निगाह डालिए, और निगाह डालेंगे तो वहां पर बेसिकली आपको बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। उन चीजों से क्या करिए, आप कोरिलेट करिए, क्योंकि बालक के सामने अभी क्या है, वही चीजें उपस्थित हैं। अब बालक ने टेबल भी देखी है, मेज भी देखी है, घर में पिताजी उस आम सेब संतरा वगैरह भी लेकर आते हैं, और फ्रैक्शन का जब प्रयोग करते हैं तो देखिए सीधा से नॉर्मल सा ही एक उदाहरण हो सकता है। जैसे कि एक सेब है, सेब लिया, यदि इस सेब के क्या किए, चार बराबर बराबर क्या किए, टुकड़े कर दिए। ठीक है, चार बराबर बराबर जब हम टुकड़े कर देंगे, चार बराबर बराबर, अब हमने कह दिया एक टुकड़ा हमने क्या किया, यहाँ से उठा लिया। ठीक है, टुकड़े कितने किए हमने इसके, चार किए। बेसिकली हमें फ्रैक्शन हमको निकालना है कि हमको एक टुकड़े का निकालना है। मानते हैं कि हमने एक टुकड़ा क्या किया, इससे अलग कर दिया। अलग किया तो हमारे पास हमने उसके टुकड़े तो कुल कितने किए, चार किए, लेकिन अलग कितना किया मैंने, कुल कितने हैं टोटल नीचे, अलग कितना किया, एक ही तो किया। तो इसको हम क्या 1/4 भी लिख सकते हैं, जिसको एक चौथाई कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले बेसिकली बहुत सी चीजें आपको जानना बस जरूरी है कि बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित, उनके अनुभव पर, और उनको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए अवश्य पढ़ाना है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जिस पोएम को आप थोड़ा याद करें, जैसे कि पकौड़ी याद कर लीजिए, दौड़ी 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 आई पकौड़ी, तेल में नाची, इस तरह से ना, कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, तेल में नाची, प्लेट में आज शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। तो एक क्रियाकलाप पकौड़ी, एक ऑब्जर्वेशन आना चाहिए वहां पर कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, तेल में नाची, तेल में नाची, प्लेट में पहुंची, प्लेट में आज शरमाई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। आगे क्या है, हाथ से उछली, हाथ से उछली, मुंह में पहुंची, पेट में जास घबराई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, सबके मन को भाई पकौड़ी। और वो एक्सप्रेशन आपके यहाँ से आना चाहिए बाय दी फेस, कि आप विभिन्न क्रियाकलाप कर सकते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए देते हैं कि कुछ अन्य चीज आप जैसे पढ़ाते हैं उनको, एक है क्लैप क्लैप क्लैप, तो क्लैप क्लैप क्लैप, फिर ऐसा टैप टैप टैप। तो वहां पर इस तरह से कुछ बने हुए हैं, पूरे एक्सप्रेशन पोएम को आप पढ़ेंगे, होप होप होप। तो इस तरह से भी एक पोएम है इंग्लिश में, तो उसको आप एक बार देख लेना, तो हो सकता है इजी आपके लिए हो जाए। और बाकी जितना भी आप वहाँ बताएं भाई, क्या आप जैसे ही टेबल पे आप बैठे, खुद को एज ए टीचर वहां पर गेस्ट करें, और कैसे जो सामने वाले हैं उनको एज ए आप कहते हैं स्टूडेंट के रूप में गेस्ट कर लें। लेकिन जब वह पूछे आपसे कुछ, तो उनके बेसिकली ऐसा नहीं कि देखो, जब भी जिस भी विद्यालय में आप जाते हैं तो बाहर दीवार पर एंगर के बारे में लिखा होता है, और पैशंस, कि क्रोध और दूसरा संयम। क्रोध और संयम दोनों आपके क्या होने चाहिए, क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए, और संयम आपके अंदर होना चाहिए। यदि आप केबीएस एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक संयम होना चाहिए। तो कैसे फेस करना, बहुत ही नॉर्मल आपको रहना है। गेट के अंदर जाना है तो परमिशन लेनी है, अंदर एंटर हुए, गेट को क्लोज किए, अपने बैठे, सीधे तरीका रहे, नॉर्मल बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल आप क्या है कि स्टाइल में नहीं, कि
सामने आपको सिर्फ जज करेंगे कि आपके चलने का तरीका क्या है, आपका हाव-भाव क्या है। जब आप किसी को फेस कर रहे हैं, आपके चेहरे पे किसी तरह का डर तो नहीं है, किसी तरह की हड़बड़ाहट तो नहीं है। आपके बाल बाल जो है प्रॉपर होने चाहिए, नाखून ज़रा ध्यान रखना कि ये भी आप काट के जाना, दाढ़ी बनवा लेना और बाकी जीन्स आप ना पहन के जाएँ। और शूज़ रखे तो ब्लैक शूज़ जो नहीं आते हैं फॉर्मल में, तो उन शूज़ को आप लेकर चलें। और उसके साथ ही एकदम आप एक्यूरेट रहें कि खुद को अभी से ढालें तो बहुत अच्छी तरह से आप क्या कर सकें ढाल सकेंगे। हम जो हमारे अन्य साथी थे जिन्होंने हमारे साथ अभी लगातार इंटरव्यू दिया है और कई लोग जो केबीएस में पढ़ा के आए हैं, हम उनसे भी आपकी चर्चा कराएँगे शीघ्र ही और कोशिश है धीरे-धीरे आप लोगों से चर्चा कराएँ। तो आज के सेशन में इतना ही कैसे हमने फेस किया था। देखो मेरे पैनल में जब पहला मैंने दिया था एयरफोर्स में तो वहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मेरा पड़ा था शाम को 6 के आस-पास बस टाइम था और बाकी सभी टीचर्स ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, जो अन्य पैनल बने थे। तो मेरा था प्रिंसिपल रूम में वहाँ पर था तो वहाँ पर प्रिंसिपल सर के साथ बाकी अन्य करीब 10 से 15 लोगों का पैनल बैठा हुआ था। करीब 20 से 25 मिनट वहाँ पर इंटरव्यू हमारा चला और वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे ऐसा नहीं है कि सर पूछ रहे हैं कि आपकी निगाह सिर्फ सर पर है। बाकी जितने भी वहाँ पर टीचर या पैनल में जितने भी सदस्य हैं, आपका फेस ऐसा होना चाहिए कि आप सबकी नगह निगाह में हैं और सबकी तरफ आपके एक्सप्रेशन रहने चाहिए। ऐसे देखें सर पूछ रहे हैं कुछ, सर पूछ रहे हैं सीधे सर, उसका जवाब बताते-बताते ऐसे। तो नॉर्मली आपको रहना है, फेस भी नॉर्मल करना है। कभी-कभी आप देखते हैं कि नंबर आपके अच्छे आ जाते हैं, भले आपने उसका जवाब कम दिया होता है, लेकिन आप उनको फेस अच्छी अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब फेस आप उनको अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो बहुत वहाँ पर क्या होता है आपको नंबर उसके भी देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पर यही जज करेंगे, एक लोग सिर्फ़ वहाँ पर क्या करेंगे पैनल में एक लोग सिर्फ़ आपको जज करेंगे कि आप कैसे आपके हाव-भाव हैं, क्या एक्सप्रेशन है, वह उस डायरी में मेंटेन करते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है? तो सभी साथी ऐसे ही तैयार करें। आपको खुद को अभी से ढालना है, जब आप खुद को ढालेंगे, तभी आगे अच्छा कर पाएँगे। प्रोजेक्टर के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज कर लेना है। यहाँ पर तो मैंने डिजिटल बोर्ड के बारे में पढ़ाया हुआ है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया हुआ है, थोड़ा-सा नॉलेज है उस बारे में। मुझसे पूछा था प्रोजेक्टर के बारे में भी, तो मैंने बताया कि मैंने डिजिटल बोर्ड का प्रयोग किया हुआ है। तो इस बारे में ग्रीन पर्दा का प्रयोग किया हुआ है। जैसे कि आप जितने डेस्क वाली आप वीडियो देखते हैं, ग्रीन पर्दा की होती हैं और डिजिटल बोर्ड भी प्रयोग किया हुआ है, तो ये चीज़ें थोड़ा-सा नॉलेज है। और बाकी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल मेंटेन रखना है खुद को, ऐसा नहीं है कि घबराएँ या फिर खुद के अंदर कि हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अपना बेस्ट दो और सभी क्या होंगे, बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। क्योंकि केबीएस बहुत एक-एक नंबर के मार्जिन से वहाँ पर क्या होंगे, क्वालीफाई और डिसक्वालीफाई का अंतर होगा। ठीक है? तो आज के सेशन में इतना ही, अब जल्दी ही हम आपको एक टीचर से भी मिलवाएँगे और जो लोग केबीएस में भी पढ़ा चुके हैं, उनसे भी आप लोगों की वार्तालाप कराएँगे। तो थैंक यू एवरीवन।